आसनसोल टाइम्स के दर्शक को आज एक बहुत बड़ी शख्सियत और डेंटल सर्जन, आसनसोल के मारूफ डेंटल सर्जन डॉक्टर देबाशीष सरकार से मिलाते हैं। देबाशीष सरकार के बारे में पहले आपको ये बता दें कि ये आरएसएस के कन्वीनर और बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे और पश्चिम बर्धमान में इनका कोई जोड़ का नहीं है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों बीजेपी और आरएसएस का दामन छोड़ करके मलय घटक की क़यादत में, मंत्री जी के क़यादत में तृणमूल कांग्रेस का परचम थामा और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। तो आइए हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर देबाशीष सरकार से। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप जो है पहले तो आप जो सर्विसेज दे रहे हैं इसका तो जो है कोई ये नहीं है कि डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होता है, और ये कि आप एक ऐसी पार्टी से पहले आप जुड़े हुए थे जो कि जिसका आइडियोलॉजिकल बेस ही कम्युनलिज्म है, तो उससे आपने दामन छोड़ा और इतने दिन तक आप उससे जुड़े हुए थे, तो आखिर एक बैग ये अचानक तब्दीली कैसे आई? ऐसा है, देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये तब्दीली एक बैग नहीं आई है कि ये पार्टी में जब हम लोग करते थे तब इस पार्टी का विचारधारा, इस पार्टी का सोच विचार कुछ अलग था, और अभी जिस तरह से चल रही है ना कोई दशा है ना कोई दिशा है। और जहाँ तक कम्युनलिज्म की बात आप बोले, ये पिछले कुछ दिनों से आप देखिएगा हिंदुस्तान में चल रहा है, उफानों पे है, चल नहीं रहा है, उफान पे है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, कोई भी पेज खोलेंगे, आपको 2-3 चीज़ें मिलेगी। एक पाकिस्तान मिलेगा, हालांकि मैं झुटला नहीं रहा हूँ कि पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल है। एक चाइना मिलेगा, चाइना का मुद्दा भी है, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा देखिए नेशनलिज्म। इस बात से मुझे तकलीफ़ होती थी कि क्या नेशनलिज्म पहले नहीं थे, पहले राष्ट्रवाद नहीं था, ठीक है। अब राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म एंड गोरिल्ला नेशनलिज्म, दोनों में बहुत बड़ी अंतर होती है। ये दोनों में ये तो कोई बाउंड्री लाइन नहीं होता है, एक इमेजिनरी लाइन है। उस लाइन को अगर आप क्रॉस कर जाए, ये मैं छोटे शब्दों में अगर आपको बोलूँगा तो देखिएगा, एक मर्डर होता है, एक होता है मैंने सेल्फ डिफेंस में कुछ किया, तो लकीर बहुत पतला है लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, उसी तरह का है। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद एक अलग चीज़ है, और जो गोरिल्ला राष्ट्रवाद है, उग्र राष्ट्रवाद है, वो एक अलग चीज़ है। राष्ट्रवाद देश को प्यार करने की बातें बोला जाता है। राष्ट्रवाद में ये नहीं बोला जाता है कि आपको दबाना है, इनको दबाना है, इनको काटना है, उनको कूटना है, ये बातें गलत है। सही बात। अच्छा, ये कि आरएसएस तो मोहन भागवत जी के चीफ हैं आरएसएस के, और वो वाजपेयी जी के टाइम में भी मोहन भागवत जी थे और मोदी जी के टाइम में भी मोहन भागवत जी हैं, लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन वाजपेयी जी गवर्नमेंट एंड मोदी गवर्नमेंट? ऐसा है, डिफरेंसेस तो आप लोगों को भी दिख रहा है, पूरे हिंदुस्तान को दिख रहा है। हिंदुस्तान में राजीव गांधी की सरकार के बाद पहली बार 2014 में देश की आवाम ने ये सोचा और फैसला किया कि अब हमें जोड़ तोड़ की सरकार नहीं चाहिए, एक पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। तो 2014 में काफ़ी उम्मीदों के साथ, काफ़ी आशा के साथ हिंदुस्तान के आवाम ने यह सरकार का चयन किया कि हम एक पूर्ण बहुमत का सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के शासन से लोग त्रस्त थे, जरूर त्रस्त थे, तभी ये सिद्धांत लिया। दूसरे की क्षेत्रीय दलों पे नहीं, एक नेशनल पार्टी आनी चाहिए। तो क्योंकि नेशनल पार्टी के रूप में अभी भी हिंदुस्तान में 2 ही दल दिखते हैं लोगों को, तो उस आधार पे वोट मिला। तो क्या हुआ कि लोगों का जो सोच था कि वाजपेयी जी का 183 सीट पे जो काम हुआ, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी, अलायंस पार्टीज पे निर्भरशील नहीं रहेगी। देखिए, ये सोचने वाली बात है कि हिंदुस्तान में रेल मंत्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर का दर्जा, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री का दर्जा, उसके बाद रेलवे मिनिस्टर, तो मिनिस्टर ऑफ रेलवे। तो आप कभी सोचे हैं एक बात, कांग्रेस के जमाने में, पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने में जनाब सीके जाफर शरीफ रेल मंत्री बने थे। उसके बाद रेल मंत्री किसी भी राष्ट्रीय दल से नहीं बना, क्षेत्रीय दल से बना। उसके बाद फिर जाके पवन बंसल जी बने कांग्रेस के, तो करीब 20 साल के अंतराल में। उसके बाद पहली बार किसी पार्टी को रेल मंत्री मिला तो भारतीय जनता पार्टी से। तो अपेक्षा इस तरह के था। अच्छा, दूसरी देखिए कि वाजपेयी जी के टाइम क्या हुआ। वाजपेयी जी के टाइम देखिए, सबसे बड़ी सन चतुर्भुज, जिसके बारे में कोई ऑपोजिशन भी शब्द नहीं बोल पाया। एक ऐसा जो अगले 20 साल 50 साल तक देश को आगे ले गया। आज भी हम लोग वही सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पिछले 7 साल में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो पूरी जनता देख पा रही है।
नहीं, मैंने ये कि जो मोदी जी की जो फर्स्ट गवर्नमेंट बनी और उन्होंने जो कुछ वादा किया और महंगाई को कंट्रोल करने में वो पूरी तरीके से फेल्यूर रहे, और अभी भी जैसा पेट्रोलियम प्राइसेस एंड एडिबल ऑयल प्राइसेस एंड और भी जो डेली यूजेस की जो प्राइसेस हैं, इसको कंट्रोल करने में जो है मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से नाकाम है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि 500 रुपये भी पेट्रोल हो जाएगा तो हम लोग मैंने जो है मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। तो इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले एक बात सोचिए, ये बात क्या हम और आप कह रहे हैं? आपने किसी शख्सियत ने आपके पास आके बोला है कि साहब 500 रुपये पेट्रोल हो जाएंगे तो मैं आपको पेट्रोल फिर भी खरीदूंगा और वोट दूंगा? नहीं, ये आप व्हाट्सएप फेसबुक पे कैंपेन देख रहे हैं। व्हाट्सएप फेसबुक पे तो कोई मैंने रिलायबल या आपका तो कोई डॉक्यूमेंटेशन शो के नहीं होते हैं, तो कोई भी वो पोस्ट छाप सकता है। देखिए, लोग त्रस्त है। 500 रुपया पेट्रोल खरीदेगा, अभी 100 रुपया खरीदने में हम लोग त्रस्त है, तो 500 रुपया हो जाएगा तो कहाँ जाइएगा? अच्छा डॉक्टर साहब, तो आप देखिए, जहाँ तक पेट्रोलियम प्राइसेस की बात है, आप खाली एक चीज़ सोचिए, मैं किसी सरकार का हिमायत नहीं कर रहा हूँ, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, एक अंतर्राष्ट्रीय चित्र आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। जब मनमोहन जी की सरकार थी, जिस सरकार का हम लोग पुरजोर विरोध करते थे, उस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल वाज अराउंड 100 कुछ था पर बैरल, ठीक है, 100 कुछ डॉलर्स थे पर बैरल, और आज है $74 पर बैरल। तो अगर एक बैरल को हम लोग कन्वर्ट करें तो US 49 गैलन पे आता है, उसको हिंदुस्तान के लीटर में लाएं तो 159 लीटर्स, तो 159 लीटर्स का प्राइस आ रहा है आपको इंटरनेशनल मार्केट में $74, जिसको आप हिंदुस्तान के रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो 34 रुपये 35 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी, शायद आप जानते भी होंगे कि वेनेजुएला जैसा देश ₹1.34, इथियोपिया, एरिट्रिया, विश्व के दो सबसे बड़े गरीब देश, पिछड़े हुए देश जो रोज अपने बीच लड़ते रहते हैं, उस देश में 20-22 रुपये। अच्छा, अफगानिस्तान जिसको लेके हम लोग कई बातें करते हैं कि 50 साल से एक देश में गृहयुद्ध चल रहा है, पूरे विश्व जानता है, उस देश में 26 रुपये। नेपाल में आपसे कम है। अच्छा, पाकिस्तान जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, डेमोक्रेसी फेल है, वो वहाँ पे 30 रुपये। तो आप सोचिए हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। तो और सबसे बड़ी बात देखिएगा, अगर आप बोलिएगा, आपने बोला कि क्यों छोड़े नहीं छोड़े, तो एक चीज़ देखिए, मेरे जन्म का करीब बाद हिंदुस्तान में आपातकाल लगाया गया था, जिसको हम लोग इमरजेंसी कहते हैं। तो इमरजेंसी के दरमियान काफ़ी हमारे नेता, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता, एक तरह से विरोधी नेता लोग को जेल जाना तय था। उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, जनसंघ थी। तो आप एक चीज़ सोचिए, उस आपातकाल का हम लोग विरोध किए हैं, वो एक घोषित आपातकाल था। एक अघोषित आपातकाल में अभी हम चल रहे हैं। तो एक ही बात बोलूँगा, डेमोक्रेसी इज़ इन क्राइसिस, ये एक बहुत बड़ी किताब है। अगर आप बहुत बड़े UK राइटर हैरोल्ड लास्की, हालांकि वो उनका कम्युनिस्ट सोच विचार था, उनके किताब पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, तो आपको पता चलेगा डेमोक्रेसी जब क्राइसिस में आ जाती है तो क्या होता है। तो आज हिंदुस्तान में वाकई यहाँ की आवाम जो स्थिति के अंदर है, तो उसमें डेमोक्रेसी इन क्राइसिस है। आज लोग रहम की भीख मांग रहे हैं कई जगहों। हाँ, अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज लोग जो है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ रहा है कि डेमोक्रेसी इन क्राइसिस। तो डेमोक्रेसी इन क्राइसिस बिल्कुल है। देखिए, कभी बोला गया था, हमारे उच्च न्यायालय ने बोला था, ये टिप्पणी किया था, हरा तोता। तो आज तो हरा तोता पिंजड़े में है। उस टाइम तो हरा तोता बोला गया था, तो हरा तोता तो आसमान में भी उड़ते हैं, पेड़ पे भी बैठते हैं, लेकिन हरा तोता कैद है, बंद है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये कि मैंने जो है, अब आपने TMC पार्टी में ज्वाइन किया है, आप तो सोशल सर्विसेज जो दे रहे हैं, ये तो मैंने एकदम ये है, बहुत मैंने ज़बरदस्त सर्विसेज आप दे रहे हैं। लेकिन जो आप मैंने जिस पार्टी में आए हैं, इस पार्टी के ज़रिए और आप मैंने जो है आसनसोल और पश्चिम बर्धमान के लोगों को मैंने कहाँ तक मैंने डेवलपमेंट की उम्मीद रखते हैं? देखिए, सबसे बड़े 2 लाइन अपने बारे में बोलना चाहूँगा कि आसनसोल में मेरा प्रैक्टिस करते हुए 20 साल हो गया। तो आप जानते होंगे, पहले हम लोग के हॉस्पिटल में आज भी कोई डॉक्टरी फीस हम लोग नहीं लेते हैं। एक रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि आप जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो कागजात निकल रहे हैं, जो फैसिलिटीज़, उसके लिए। तो पहले 2012 तक ये 10 रुपये था, उसके बाद ये 20 रुपये में हम लोग देखते थे, और आज कोरोना काल में क्योंकि सैनिटाइजेशन वगैरह का खर्चा काफ़ी बढ़ चुका, तो ये 50 रुपये है। 50 रुपये में 15 दिन तक आप दिखा सकते हैं अनगिनत टाइम। तो ये हम जनता के लिए करते हैं। आई में आज देखिए, आई सेक्टर में कहीं भी 300 रुपये से नीचे कोई डॉक्टर साहब नहीं देखते हैं। ज़्यादातर जगह देखिएगा पैरामेडिक्स देखते हैं,
जिसको हम लोग ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं, हमारे यहाँ देखिए डॉक्टर देखते हैं, ठीक है, और सारे टाइम देखेगा। दूसरा क्या है कि कहीं आप नाम लिखाएं तो डिफरेंट जांच के लिए अलग अलग कूपन मिलता है कि आपका रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए हम इतना देखेंगे, स्लिट लैंप पे। यहाँ पे देखिए वो सारी चीज़ नहीं है, आप जांच के लिए आए हैं, सारी चीज़ जांच होगा वही रुपए के अंदर होगा। जो 100 रुपया था कोरोना काल के लिए उसको 200 रुपया, और करीबन 10,000 आई ऑपरेशन देखिए हमने ऑलरेडी इस क्षेत्र में सरकार की सहायता से कर चुके हैं। उम्मीद है कि सरकार का सहायता और बेसी तरीके से मिलेगा और बेहतर सेवाएं, ये सरकार जनहित में काफ़ी काम कर रही है, तो उसके साथ शामिल होकर जनता का और बेहतर सेवा और बेसी परिमाण में हम लोग दे पाएंगे, यही उम्मीद रखते हैं। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से मैंने जो है पब्लिक मैंने उपेक्षित हुआ है, उसी तरीके से मैंने आसनसोल के पार्लियामेंट्री जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी तो मैंने बहुत मायूसी हुई है। तो क्या मैंने आपके पार्टी छोड़ने में जो है उनका भी कुछ मैंने ये है? एक झूठ बोलने का सीमा रहता है, जनता से खिलवाड़ करने का एक सीमा रहता है। देखिए हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसमें आप जिसको वोट देते हैं केवल कोई दल को आप वोट नहीं देते, एक तरह से आपका भविष्य तय करने का एक अधिकार दिया जाता है किसी भी डेमोक्रेसी में। मैं केवल हिंदुस्तान में नहीं बोल रहा हूँ। आज सोचिए जो पॉलिसीज़ फ्रेम होंगे, जो पॉलिसीज़ के आधार पर मेरा आपका ज़िंदगी चलेगा, आने वाला कल चलेगा, वो पॉलिसी बनाने का अधिकार आप उसे दे रहे हैं, आप केवल उसे अपना वोट नहीं दे रहे हैं, सही बात, अपना फ्यूचर दे रहे हैं। अब आसनसोल में पिछले 7 सालों में क्या हुआ है, देखिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद पश्चिम बंगाल के जनता ने, आवाम ने एक सीट से जिताया, जो कि किसी भी गठजोड़ के बिना, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद जीते हैं लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन में जीते थे। तो उस अपेक्षा में एक तरफ एक हथेली पे जब आप आशाएं अपेक्षाएं रखेंगे और एक हथेली पे आप फेल्योर रखेंगे कि कुछ नहीं हो पाया, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है, वो आपको पता चलेगा। दूसरी बात है कि पहले तो एक बात कहते थे कि मैं तो मंत्री हूँ तो भैया हमको तो पूरा हिंदुस्तान देखना पड़ता, उनके चाहते लोग कहते थे। तो ऐसा है कि पार्लियामेंट में अगर आप 16वीं लोकसभा पिछले लोकसभा का डेटा लेंगे तो उसमें 1.5 घंटे प्रेजेंट थे, सबसे कम अंतराल का प्रेजेंटेशन उनका था पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट जो हिंदुस्तान का चलता है वो मेरे आपके जैसा आम मजदूर, आम आदमी के पैसे से चलता है देश के हित में, उसको देश का कार्य करने के लिए वहाँ मौजूद रहना जरूरी होता है पॉलिसीज फ्रेमिंग के लिए। हाँ, आपने ज्वाइनिंग के टाइम में कहा था कि वो जो है बोलते हैं कि हम रोड बना दिए, ये कर दिया। रोड तो मैंने पहले ही बोला कि वो तो कॉरपोरेशन का काम है, उसके लिए हमने सरकार, देखिए बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पंचायती राज और म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन का जो ढांचा है सबसे ताकतवर है हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ कॉरपोरेशन कई सारे काम करते हैं, उसके बाद राज्य का ढांचा है, उसके बाद सांसद का ढांचा है। तो सांसद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केंद्रीय परियोजनाएं, केंद्रीय परियोजना में कहाँ तक आसनसोल सफल रहा है वो आप लोग बता पाएंगे, आप लोगों के पास काफ़ी डेटा है, जनता देख रही है। तो ये कि मैंने जो है स्टेट गवर्नमेंट से आपको मेडिकल लाइन में जो है क्या मैंने उम्मीद है कि कुछ और डेवलपमेंट होगा? ऐसे तो बने बहुत सा साथ ऐसा देखिए जो सुनने में आ रहा है कि ऑलरेडी आसनसोल में, सुनने में नहीं आ रहा है, होने वाला है कि 3 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। देखिए कि आज हमारे सांसद जी अगर थोड़ा से कोशिश करते तो एक एम्स का दावा हम लोग भी कर सकते थे। आसनसोल में एम्स बनता तो केवल ये लेके नहीं चलिए कि 19 लाख जो आसनसोल का वोटर है केवल उसको फायदे मिलते, बीरभूम को फायदे मिलते, बांकुड़ा को फायदा मिलता, झारखंड को मिलता, जंगल महल को मिलता, किसको नहीं मिलता, झारखंड को पूरा मिलता। तो आज एम्स हमें नहीं मिला, उसका मलाल बिल्कुल है, उसका मलाल बिल्कुल है। और ये कि मैंने जो है डॉक्टर साहब, ये कि मैंने आप जो टीएमसी में आए हैं तो इससे मैंने जो है आप पब्लिक को मैंने और क्या क्या मैंने फ़ायदा देने की मैंने आप कोशिश करेंगे? देखिए जो सामाजिक काम हमारा चल रहा था वो बिल्कुल चलेगा। अब इस पार्टी में मैं ये उम्मीद रखता हूँ, ये पार्टी बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी हालांकि बड़ी पार्टी है लेकिन बंगाल में टीएमसी का कोई जोड़ नहीं है, टीएमसी बड़ी पार्टी है, तो और बेसी जनता के समक्ष हम पहुँच पाएंगे, तो जनता का और बेटर सेवा दे पाएंगे। दूसरी एक बात जानते हैं, देखिए छोड़ने के और कई भी कारण थे। देखिए आप अगर मेरा वोट मांगेंगे तो वोट आप किसी भी पार्टी को सोच विचार करके देखिए, 2 तरह के वोटर्स होते हैं। एक होता है कमिटेड वोटर्स जो सिंबल को वोट देंगे, एक होता है फ्लोटिंग वोटर्स जो इशू बेस्ड वोट देते हैं, और एक होता है अनडिसाइडेड वोटर, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वोट केवल मांगे तो अलग बात है, लेकिन वोट के बाहर अगर कोई पार्टी आपकी सोच को नियंत्रित करना चाहे, नियंत्रित करेंगे आपकी सोच, आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, वो गलत है। आज जिस स्थिति में हम लोग खड़े हैं वो लोग आपका सोच को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, केवल वोट नहीं मांग रहे हैं, वो गलत है। वो हिंदुस्तान के जो
कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यहाँ का बुनियाद है, बुनियादी ढांचा का विरोधी हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके मैंने जो है गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ की हम लोग दुआ करते हैं आसनसोल टाइम्स से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा करें और आपको मैंने जो है और डेवलपमेंट हो, आपको और तरक्की मिले। भगवान आपको लंबी आयु दे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.